अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नाजरीन, कल बजट पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज जारी कर दी गई है और बेरोज़गारी की शरह 11% हो चुकी है, जबकि इस वक्त 10 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक और सियासी जमातों में जमात का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादर ने यह कहा है कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, सबका एहतसाब होगा। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और पीजे मीर सर। मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कल जो बजट पेश किया जाएगा, IMF के साथ तो हम अब तक कोई डील नहीं कर सके और वज़ीर आज़म की भी जो स्टेटमेंट थी वो कुछ यूँ थी कि IMF प्रोग्राम में अगर कोई गड़बड़ हुई तो कौम मजबूत है, यानी कि यकीन की कैफियत नहीं है, उम्मीद है। तो कल का बजट आप कितना पुरुम्मीद देख रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उसमें बेहतरी हो गरीबों के लिए। और आप पिछला बजट देख लें कि आप कहाँ पे खड़े थे और अब इस बजट के जो रिपोर्ट हमें आज दिखाएगी वो कहाँ खड़े हैं। और पता एक रिपोर्ट अच्छी है, गधों का बहुत इजाफा हुआ है और गधों की तादाद में ग़ालिबन लाखों का या हज़ारों में लाखों का इजाफा ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो इसके अलावा जी 21 से 58 लाख, मतलब ये गधों में इतना ये, हाँ ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कमाल की चीज़ है और होना चाहिए ऐसी हुकूमतों के साथ, ऐसे ही इसी किस्म का इजाफा मतवक्को था। मेरे लिए तो कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आती जी बजट, और मुझे अफसोस है कि ज़िद में आके मिफ्ता और इनके दरमियान जो झगड़ा हुआ उससे मामला और उलझ के रह गए। और एक अगर डायरेक्शन वो तय कर रहा था और अगले ने आके उसकी डायरेक्शन को अनडू करके अपनी डायरेक्शन कोशिश, मतलब आज उनका ये कहना कि मुझे तो ये एहसास था कि डॉलर इतने का होगा और डॉलर अब बढ़ गया है, और फिर उसी में ये कहा कि डॉलर के बढ़ने की वजह ये है कि कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल भाई जी मैंने नहीं करना, तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे तो कंट्रोल नहीं करना, तो फिर इस पे अब आगे मैं क्या बात करूं और क्या डिबेट करूं इसके ऊपर। तो मेरे लिए तो कोई खूबी नहीं इसमें नज़र आ रही, कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही। जो कौमी इक़्तिसादी सर्वे बराए माली साल 2022-23 है वो कोई अच्छी खबर नहीं लेके आ रहा। और मतलब ये कहना कि मौजूदा साल बहुत चैलेंजिंग रहा, भाई चैलेंजिंग रहा तो नज़र आ रहा था कि चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जिस वक्त तो पिछली हुकूमत गई जाते जाते वो जो बिछा गई इनके लिए बॉबी ट्रैप, उसमें से तो इनको गुजरना पड़ना था। और अगर इनको नहीं पता था तो फिर बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये अपने आप को माहिर समझते हैं सब्जेक्ट का, तो इन्हें इल्म होना चाहिए था। तो मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी हो। जहाँ तक आपने IMF की बात की है, मुझे भी उसमें प्राइम मिनिस्टर की कोई इतनी संजीदगी नज़र नहीं आती है। ऐसे ही ख़बर के तौर पे वो प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने आज तक हमें खुल के नहीं बताया कि मामलात क्या हैं। एक साल से ज़्यादा हुकूमत हुई इनकी, नहीं बता पाई कि क्या इश्यूज़ हैं। टुकड़ों में बात करते हैं, एक कम्प्रिहेंसिव नहीं लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया। अब मुसीबत है अगर आपको ना लें अपने 0.29 अगर आपकी ग्रोथ है, मुझे 0.29 क्या ग्रोथ है और इसमें कितनी बेरोज़गारी बढ़ी होगी। 0.29 को ग्रोथ है, आप कितनों से 0.29 पर आए हैं। तो आई एम सॉरी, मैं तो समझता हूँ एक चार्जशीट है ये, इनकी अपने खिलाफ एक चार्जशीट है। अगर ये संजीदा हों तो दिस इज़ ए चार्जशीट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, देयर ओन गवर्नेंस। तो सियासी इस्तेकाम मुझे नज़र नहीं आता कि सियासी इस्तेकाम की बग़ैर ये बेहतरी होगी इकनॉमिक रिफॉर्म्स में। और सियासी इस्तेकाम के बारे में मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे तो एक नया केयर टेकर सेटअप नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म। आई डोंट नो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो आज यहाँ पे ये छोड़ के जा रहे हैं केयर टेकर सेटअप और नहीं आएगा, फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में क्या नतीजे निकलते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है। तो इस इक़्तिसादी सूरत में बेहतरी की तवक्को मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये बता दीजिए ज़रा। जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है जो हम अब देख रहे हैं, और अब कल बजट अनाउंस होने वाला है। आप ये देखें कि स्टॉक मार्केट में मंदी देखने में आई है, डॉलर ओपन मार्केट में महंगा हो गया, 305 पर चला गया। तो हालात किस जानिब जा रहे हैं? देखो मुनीसे, बदतरीन माशी साल और बदतरीन सियासी सूरत हाल, और इस सिचुएशन में जो इन्होंने लास्ट ईयर बजट दिया, उस बजट के जो फिगर्स आए कि GDP ग्रोथ 5% टारगेट की और 0.5 भी नहीं थी, ठीक है, बिजली की। और उन्होंने कहा कि हम जो इन्फ्लेशन है 13% पे रखेंगे, वो 40% से ऊपर चली गई। बिजली का रेट 21.5 रुपये था,
आज 48 रुपए है। डॉलर 185 का था, आज 190 का था, आज 320 रुपए का है। गैस की प्राइसेस डबल ट्रिपल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए। आज 320 का नहीं है, आज 305 पर ओपन मार्केट में है, जबकि उसके अलावा अच्छा छोड़े ना ओपन मार्केट ये नहीं ना। अच्छा मुनीस से बात पता क्या, बात ये है जो मैं कहना चाहता था कि जो फिगर्स इन्होंने क्लेम किए तो उनकी अब इस बजट पे कौन एतबार करेगा। यह है बदकिस्मती कि दे हैव लॉस्ट द ट्रस्ट। मिफ्ता अच्छा खासा इकोनॉमी को चला रहा था, डार साहब तशरीफ लाए रिश्तेदारी के जोर पर और आके पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया है बिजनेस कम्युनिटी में कि वो अब बिजनेस कैसे प्लान करें, यहां तो अगले दिन का नहीं पता। सेल टैक्स कभी आप 2% बढ़ा देते हैं, कभी इनकम टैक्स बढ़ा देते हैं, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। बिजनेस चलाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए होती हैं, स्टेबिलिटी चाहिए होती हैं। परसों की बात ले लें, आपने 2 महीने एलसीज को 70-80% खोली थी, परसों फिर बंद कर दी। अब फिर पोर्ट पे माल इकट्ठा होना शुरू हो गया है, लोग इधर उधर देखते फिर रहे हैं और उनके कंटेनर्स क्लियर नहीं हो रहे। मतलब इस तरह की अप्रोच के साथ आप जो मर्जी बजट कर दें, मेरे नजदीक सिर्फ फिगर्स हैं ये, आप जो मर्जी कह दें, जो मर्जी लिख दें कि जीडीपी ग्रोथ 7% होगी, हमने तो नहीं मानना। आपका पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी है कि हमें तो आपके किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं है। और आखिरी बात, ये सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम इतना डेवलपमेंट बजट रख रहे हैं, ये ग्रोथ रख रहे हैं कि 1150 अरब का डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आने वाली हुकूमत होनी है, अगर वक्त पे इलेक्शन हो गए तो बेड़ा बेचारे परेशान तो वो होंगे, ये तो कह के चले जाएंगे जनाब हमने तो बड़ा अच्छा बजट पेश किया था। और सबसे बड़ी बात है, ये पैसा आएगा कहां से? आपके पास तो पैसे ही नहीं है, ऑलरेडी डेफिसिट में है। ऑलरेडी 45% करंट आपका डेफिसिट है। आप डेट ट्रैप और करंट अकाउंट डेफिसिट में इसके अलावा है, तो आप ये देखें कि हमारी इंडस्ट्री 3% पर आ गई है और इसके अलावा 0.5% पे 3% तो वो टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी नाकामी हमें देखने में आ रही है। पीजे सर, आपको क्या लगता है कि स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आ पाएगी? बजट को किस तरह से कल फ्रेम किया जाएगा? हमारे मुल्क में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप पूछें क्यों? हम जितना भी पाकिस्तान में इस वक्त कमा रहे हैं वो सारा डेट सर्विसिंग पे जा रहा है, पैसा तो सारा वहाँ जा रहा है। आपका सर्कुलर डेट कितना बढ़ गया है। एंड मैं इस गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, मैं पिछलों को भी नहीं करूँगा। ये एक ओवरऑल बिकॉज हमारी कंटिन्यूटी पॉलिसी नहीं रही है और हमारा एक ट्रेंड जो है पॉलिटिकल ट्रेंड कि हमने जो किया आज, अगर आज आ पाए हैं तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी डिफरेंट टू द प्रीवियस वंस। वो आए उससे और डिफरेंट था। तो ये एक आती है हमारी, फिर हमारी एक जो नेशनल पॉलिसी है वो है क्रिटिसिज्म की कि जी वो कर गया। भाई आपने आज देखना है और पिछलों ने भी देखना है जो गए हैं कि भाई यू हैव टू हेल्प द गवर्नमेंट। हम किसी को हेल्प करते नहीं है, हर जो भी आपका सब्जेक्ट है तनकीद का निशाना बना देते हैं कि जी ये करके वो करके। इसहाक डार ने मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक अपने प्रेजेंटेशन दी, ऑनेस्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम अ फाइनेंस मिनिस्टर हैज गिवन एन ऑनेस्ट, उसने बता दिया भाई हमारी हालत ये है, हमारी उस फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान का जैसा मुल्क चला रहा है वो इतना हेल्पलेस हो कि वो कहे कि मेरे कंट्रोल में नहीं है डॉलर, तो फिर उसको तो रिजाइन करना चाहिए। अच्छा क्या पेश कर दिया उसने? बात सुने, आप बात करें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की, यहाँ उस तरह नहीं होता है। यहाँ तो इसका मतलब यहाँ झूठ बोला जाता है? नहीं, झूठ की बात नहीं है, वो मजबूर है। ये आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ जी बेड़ागर कर रहा है। भाई वो कोशिश कर रहा है, कोशिश करेगा तो आगे होगा। द क्वेश्चन इज, हम हर जगह जो भी हो, पिछली हो गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट हो, तनकीद पे हम बैठे हुए। और भाई जो कर रहा है उसको काम तो करने दो। बिल्कुल मुसीबत है, $2 इतने का हो गया, पहले कितने का था? 100, 200, 300 पे चला गया। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली आपकी जो पॉलिसीज हैं दे आर इनइफेक्टिव। What does that show? Your parliamentary form of government is ineffective. It's not working. Why is it not working? Because हमारी diversions हुई हुई हैं। कोई इसका टारगेट कर रहा है, कोई इसका टारगेट कर रहा है, with the result कि आपकी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल आप कह लो कि नेगेटिव पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हाल देख लो, उसने जो क्या किया, जो टेक्सटाइल वाले एप्टमा ने शोर कर रहे हैं, वो भाई हम हमारे साथ बात को करता नहीं।
सर विजय सर, आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर काम कर रही थी, लेकिन कल जब हमने आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनी है तो अब वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। लेकिन नवीद चौधरी साहब, आप माजी ये बाद में पीएमएलए ने शुरू किया था जी। नवीद साहब, आप वो देख लें कि जो बात सामने आई वो ये थी कि माजी में अगर 98 में न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए तो पाकिस्तान की मईशत की इतनी बुरी हालत नहीं थी। कोविड का वक्त भी आया, उसमें भी पाकिस्तान की मईशत इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये दोनों में फ़र्क है। जब हमने एटमी धमाके की और कोविड आया, कोविड में तो हमें $4.5 अरब की इमदाद मिली थी जी, बिल्कुल। उसने हमें जिंदा कर दिया, वरना शायद हम मारे जाते। और 98 में जो कुछ हुआ था वो बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत हो गई थी, जब सारी पाबंदियां लगी और उसके बाद हमने कहा कि गुजारा हमने खुद ही करना है अपना। सूरत हाल जब इस जानब बढ़ी कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हुआ, माली हवाले से, दिफाई हवाले से तो खड़ा हो गया था, तो फौरन यूरोप और अमेरिका ने इमदाद खोल दी। उन्होंने कहा ये तो हाथ से निकल जाएंगे। सऊदी अरब भी हमारे साथ था उस वक्त जी, सऊदी अरब ने तो खैर कभी साथ छोड़ा ही नहीं ना, लेकिन जो यूरोप की पाबंदियां थी और अमेरिका की पाबंदियां थी वो भी फिर उन्होंने उनको नरम कर दिया। यहाँ हुआ क्या है? यहाँ हुआ ये है कि देखें, तैयारी के बगैर आप आए हैं, सच्ची बात माने। इसहाक डार बहुत माहिर हैं। इसहाक डार वो बंदा है कि 2016 में इसने पाकिस्तान की मईशत को वहाँ पहुँचा दिया। एक टॉप पॉलिटिशियन जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जिक्र आने पर सीख पा जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मईशत तो टेक ऑफ कर गई है, ये तो अगले टेक ऑफ कर गई है, ये तो अगले 20-25 साल नहीं जाएंगे। ये अल्फाज से उनके, वो सनतकार भी हैं। बात यह है कि आप लंदन में बैठे हुए हैं, यहाँ IMF का मायदा हो रहा है। अच्छा, मायदे की शराइत क्या है वो आपने देखनी है। उसके बाद जियो पोलिटिकल सूरत हाल क्या है, अब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, IMF की जो शराइत हैं वो क्या है, आपको इल्म है उसका, उस पर अमल दरामद कैसे करना है। तो सच्ची बात तो ये है कि मिफ्ता इस्माइल मैदान में थे, उन्होंने सूरत हाल को भांपा, समझा, ज़मीनी हक़ाइक़ देखे। अच्छा, फिर गवर्नेंस के इशू देखें। अगर डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है और आपको पता था तो रोकना किसने था? यहाँ तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ, कम से कम मैंने तो पहली दफ़ा देखा है कि हमारे बैंकों ने डॉलर ब्लैक किया। आप अंदाज़ा करें, जब बैंक ही डॉलर ब्लैक करना शुरू करते तो किसी ने क्या करना है? गर्दिशी कर्जे वहाँ चले गए कि वो आपको ब्लैकमेल करने पर उतर है। वो भी आपके सामने था। गवर्नेंस के वाले से जो मार खाई गई है उसका शुमार नहीं होता। और सबसे बड़ी गलती जो सागदार साहब ने की, इसका एतराफ़ किया जाना चाहिए, आज करना चाहिए था उनको। वो हद से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार थे। इससे पहले मुझे याद है एटलीस्ट 2 IMF के जो प्रोग्राम थे वो इन्होंने अपनी शराइत पर नेगोशिएट किए, क्योंकि IMF जो है वो सिर्फ पैसे नहीं देता, वो कहता अपना स्ट्रक्चर ठीक करो। वहाँ जो शराइत लगाई गई तो इन्होंने 2 मरतबा नेगोशिएट किया। इस मरतबा क्या हुआ कि इनका एतमाद ऐसा था, आता आए नहीं आता ना आए। भाई अब वो कह रहे हैं कि $6 अरब की एक्सटर्नल जो आपकी रेमिटेंस जो आनी है सपोर्ट, वो आप हमें बता दें कहाँ से आनी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आज शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि आगे आ गया, नहीं आगे तो ना आ गया। पहले तो ये तो करें, ठीक कह रहे हैं आप, आया तो आ गया। नवीद चौधरी साहब, लेकिन बात वही है ना जो हमने पहले की कि यकीन नहीं है इसमें, अभी भी उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि अवाम हमारे साथ हैं तो हम ये चीज़ भी देख लेंगे। लेकिन अब ये है कि कल बजट पेश किया जाएगा, इसके अलावा जो बात चार्टर ऑफ इकोनॉमी की गई थी, ये गौर करने की बात है। अगर इस पर अमल किया जाएगा तो ही हम पाकिस्तान की मईशत को महफूज देख सकते हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेना, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उसकी कोई खदोखाल किसी ने अभी तक नहीं बताया। खैर वो तो 3 चीजें बन सकती है ना उसमें, प्राइवेट खदोखाल तो भी नहीं किसी ने बताया। एक आइडिया तो प्रेजेंट किया गया, इसके बाद देखते हैं कि इसको किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे। एक नई जमात जो है वो तश्कील पा चुकी है और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के नाम से ये तश्कील पाई है। इसमें कौन कौन शामिल है और इसका फ्यूचर क्या होगा, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। जहांगीर तरीन ने अपनी सियासी जमात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्लाहात इस जमात की तरजीहात में शामिल होंगी। कहते हैं कि सियासत को एक नई डायरेक्शन देंगे, अपना इस्लाहाती एजेंडा भी बहुत जल्द मंजर आम पर लाएंगे। सानेहा 9 मई में जो अफराद मुलफ़्फ़िज़ थे उनको करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा भी किया है। मैं इस पर चाहूँगी कि नवीद चौधरी साहब आप मुझे ये बताएं कि इस पार्टी का लीडर कौन होगा? इस पार्टी के लीडर तो यकीनी तौर पर जहांगीर तरीन ही हैं और उनके साथ अलीम खान साहब हैं। इससे पहले भी जब PTI कायम की गई थी तो जो ऑपरेशन कराया गया था वो जहांगीर तरीन साहब के
वसासत से ही कराया गया था। ये एक पाकिस्तान के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है और जो पॉलिटिक्स जिस तरह से चलती है, बिल्कुल उसी अंदाज में ये काम हो रहा है। अगर कोई ये समझ रहा था कि PTI यकलक ख़त्म हो जाएगी और वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में लोग उनको ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो ये होता है कि तयन किया जाता है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो पहले एक बैनर के नीचे आ जाएं। अच्छा, इसमें अब दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इंतखाबी हल्के हैं, जिन्हें इलेक्टेबल कहते हैं, उनके अपने वोट भी होते हैं और एक पार्टी उनको सपोर्ट करती है, वो जीत जाते हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनके इंतखाबी हल्के नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक अलामत बन जाते हैं, सियासत में उनका एक नाम है, फिर उनके लिए और रास्ता निकल आता है। तो इस वक्त तक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग PTI छोड़ कर आए हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ गुंजाइश छोड़ी तो फिर सियासी लोगों के घरों पर भी हमले होंगे। ये आ गया मैसेज। अब आगे ये पार्टी कैसे बनेगी और कैसे चलेगी? देखें, सबसे पहले तो इस पार्टी में अभी मज़ीद लोग शामिल होंगे। इसकी एक तंजीम बनेगी जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ओहदेदारों का ऐलान होगा। उसके बाद इसका जो वेट है सियासी, वो परखा जाएगा। वेट परखा जाने के बाद ये देखा जाएगा कि किस तरीके से किन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। मैं अभी सिर्फ 4 नाम लेता हूँ, बहुत सारे लोग हैं वैसे इसमें जो इलेक्टेबल हैं। मसलन नुमान लंगड़याल हैं, वो अपने घर से 1000 वोट लेके चलते हैं। जहांगीर तरीन अपने घर से 1000 वोट लेके चलते हैं। दीवान अजमत हैं, वो अपने घर से 1000 वोट लेके चलते हैं। नवानी साहब हैं, वो अपने घर से 1000 वोट लेके चलते हैं। इसके बाद ये देखा जाएगा, अब इनको ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ग्रुप जो क्रिएट हो गया, हम इसको ग्रुप कह लेते हैं, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आप कह लें। अब आप ये समझें कि जिस तरह सरजमीन पार्टी निकली थी, हम सिर्फ ख़त्म हो गई थी, ये वो वाला मामला नहीं है। ये यहाँ इलेक्टेबल लोग हैं, इनको फिर ये मौका ये दिया जाएगा कि ऐन मुमकिन है कि ये पार्टी अपनी शनाख्त बरकरार रखे और दूसरी जो बड़ी जमातें हैं जो इलेक्शन में सामने आ जाएंगी, ज़ाहिर है जब कैंपेन शुरू होगी तो एक माहौल उस वक्त बनता है, उससे पहले ज़ुबानी कलामी बातें होती हैं, तो उसमें फिर सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है, जिसका इशारा आज अता ताड़र ने भी दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इनकी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन जो लोग वोट बैंक रखते हैं उनका अगले सेटअप के अंदर भी एक रोल होगा। ठीक है, ये बात नवीद चौधरी साहब आपने पहले भी बताई थी कि इलेक्टेबल्स के साथ अगर वो कोई पार्टी तश्कील देते हैं तो हो सकता है कि असर और रसूख रखे। लेकिन वो जो मैंने आपसे लीडर वाला सवाल किया था वो यही था कि अपनी पार्टी का बेसिक स्ट्रक्चर अनाउंस नहीं किया अभी कि इसको लीड कौन कर रहा है, इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि जहांगीर खान तरीन तो 62(1)(f) पे ताहयात ना अहल हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया उन्होंने आज उनको ना। ठीक है, वो सिर्फ बन जाएगा सेटअप तो ज़ाहिर है उसको। ठीक हो गया। पीजे सर, आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी जमात बनी, औकाफ लीग भी आई, इलेक्टेबल्स के साथ आई, लेकिन अब कहाँ हैं? मैं इन सबको जानता हूँ बहुत इंटीमेटली, पर्टिकुलरली पीपल फ्रॉम PMLQ, किस तरह ये वहाँ थे, फिर उसके बाद PTI में आए, इनके लीडर पे मुसीबत आई या इनकी पार्टी पे मुसीबत आई, लीडर पे क्या आई, पार्टी पे आई, पार्टी से भाग गए। अब ये ट्रांजिट कैंप में, ये ट्रांजिट कैंप हम देखते हैं, इसका नाम दे दिए इस्तेकाम पाकिस्तान, इस्तेकाम पार्टी। अब इस ट्रांजिट कैंप की वैल्यू क्या है, स्ट्रेटिजिक वैल्यू क्या है? नवीद जिस तरह कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स हैं, इनको वोट मिलेंगे, दैट अगेन रिमेंस टू बी सीन, क्योंकि यहाँ तो वोट वही सिस्टम है आपका, वो जो बात शेख रशीद बड़ा वो उस पर करते रहते हैं, यू नो, नून नून टवाना टवाना किची किची गुरखी गुरखी, इस तरह के, वो बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ बरादरी सिस्टम पे वोट पड़ता है, लेकिन ये डेवलपमेंट हमारी पॉलिटिकल चेंज हुई है विद द एडवेंट ऑफ दिस पार्टी। इस लीडर इस पार्टी का जो है, अब आप देखेंगे कि उसके नाम पे कितने वोट आते हैं, वो किसको खड़ा करता है, और जो आपका आगे जो पुराना स्टॉलवर्ट था उसकी क्या एक रेजिडुअल वैल्यू होती है, पॉलिटिकल वैल्यू होती है, दैट अगेन रिमेंस टू बी सीन। लेकिन बात यहाँ आती है कि आपका वोट टूट जाएगा। आपने देखना है कि नॉर्दर्न पंजाब से कितनी किसको सपोर्ट आ रही है, किसको सदर्न पंजाब से आ रही है, किसको सेंट्रल पंजाब से आ रही है। तो ये जो आपके एरियाज़ हैं, इनके जो गुच्छे बनेंगे, इनकी अपनी क्या वैल्यू है? बिल्कुल सही है, इलेक्टेबल्स हैं, क्या विल दे बी एक्चुअली इलेक्टेड? मौलाना फजलुर रहमान भी तो इलेक्टेबल है ना, वो क्यों नहीं इलेक्ट हुए? तो द क्वेश्चन इज़ कि ये अपनी अपनी ये आप हमारा पॉलिटिकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों को बहुत ये बाशऊर हो गए, इनको पता है कि क्या है और जिसके नाम पे निकलते हैं उसको वोट देते हैं। आपको पता है कि पिछले इलेक्शंस के अंदर ये रावी रोड के ऊपर एक रिपोर्टर गया, उसने ओपनली कहा, उसने कहा
आप बताएं जी, आप नवाज शरीफ को जानते हैं? कहते हैं हाँ। कहते हैं वो तो चोर है। कहते हैं जी चोर है। कहते हैं लूट के ले गया। कहते हैं लूट के ले गया। कहते हैं वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। द क्वेश्चन इज, आप वोटर को जो मर्जी एंटेगनाइज कर दें, लोगों को जो मर्जी लॉलीपॉप्स दे दें, जो फिक्सेटेड है वो फिक्सेटेड है। नून का वोट कहीं नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी का क्या वो डेंट डाल सकते हैं पंजाब में आके? दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये जो पीटीआई है, इसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन ये लिटमस टेस्ट पे जाएगा। कहा यह जाता है कि खान साहब की बड़ी मकबूलियत थी, पॉपुलर लीडर थे, लेकिन अब जो उनके लीडरान हैं या जो उनके साबका अरकान हैं वो उनको छोड़कर जा चुके हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं। जावेद साहब, आपको क्या लगता है, क्या वोट भी तोड़ पाएंगे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखो, पहले तो आप नाम दुरुस्त कर लेना। मैंने पहले भी बताया था कि ये पाकिस्तान पैराशूट पार्टी बनने जा रही है। तो ये सारे बेचारे पैराशूटर्स हैं। माजी में भी मुख्तलिफ पार्टियों में ये पैराशूट करके लैंड करते रहे और अपने मफादात और कुर्सी की सियासत की इंजॉय किया, फिर बदल बदल के अब फाइनली चूँकि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कड़ा वक्त है, 9 मई के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है, उधर शायद वो खुलकर सियासत नहीं कर सकते थे। तो उनके पास ऑप्शन क्या थे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछला तजर्बा किया। उन 20 सीटों में क्या उनके साथ हुआ? 15 सीटें हार गए। तो उन्होंने कहा जनाब छुट्टी करो, जाओ शाबाश, इस दफ़ा हम पैराशूटर्स को अकोमोडेट नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी के चुन के कैंडिडेट ले रही है। जहां उनको सीटों की ज़रूरत है, यहाँ कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, वो भी इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो इनके पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ये बचा कि एक ऐसे बंदे के साथ मिलकर पार्टी बनाई जाए जो माजी में मखदूम अहमद महमूद के कंधों के सहारे और बैसाखियों के सहारे इलेक्शन जीता, और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के साथ मिल गया, उनके सहारे सियासत की। उसके बाद उनको पीटीआई की शक्ल में इमरान खान के नाम पे उन्होंने सियासत की। अदरवाइज अगर उनका कोई नजरिया है तो ज़ीरो। अगर उनकी कोई पॉलिटिकल ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप का नाम है तो ज़ीरो। तो ये लोगों का भी कड़ा इम्तिहान है। बुनियादी तौर पे ये जितने पैराशूटर्स हैं, अगर इनकी शक्लें और इनके हालात देखें, आज की तस्वीरें, तो इस तरह तो बेकरी का इफ्तिताह हो तो उधर भी खुशियां होती हैं। ये बेचारे या मजबूरी है हमें या जैसे भी है। तो आखिरी बात ये है कि ये खेल रहे हैं जुआ। अब देखने की चीज़ है कि इस जुए में 2023 में ये कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। क्या पाकिस्तान का वोटर इन पैराशूटर्स को, इलेक्टेबल्स को, बगैर नजरिए के लोगों को इलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है? लेकिन मैं चाहती हूँ इफ्तिखार साहब आप इस बात को ज़रा मज़ीद वाज़े कर दें। ये हम जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन या अलीम खान ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था तो कोई वजूहात बनी थी, उनकी आपसी लड़ाइयाँ थी, नाराज़गियाँ थीं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे, जहांगीर खान तरीन ख़ुद थे। लेकिन अब एक नई जमात बन चुकी है और आज जो तस्वीरें हम शेयर कर रहे हैं उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब का नाम स्टेज पर तो मौजूद है, सीट पर, स्टेज पर उनकी जगह तो है, मगर वो स्टेज पर मौजूद नहीं है। वो कहीं नीचे बैठे हुए हैं शुरका के अंदर और खासे अफसरदा से दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ गिले शिकवे अभी भी बाकी हैं इसके साथ जमात के अपने अंदर। जो जमात जो टूट फूट चुकी तो आज बनी है, वो है, जमात जो टूट फूट चुकी है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जमात बनी है आज, तो फिर उसमें ऐसे बैठे हैं, मुमकिन है मसरूफ़ हों, वो अपना मोबाइल पे खेल रहे हो। सर इस तरह मसरूफ? हाँ, तो हो सकता है ना मोबाइल से खेल रहे हो। मैंने उनको ऐसे भी देखा है, ऐसे बैठे हैं शायद मोबाइल से खेल रहे हो। मैसेज नहीं खेल रहे हो, वो बड़ा रिपोर्ट दे रहे हो। गुड लक का रिस्पॉन्स कर मतलब रहे ये नहीं मुझे पता कि क्या कर रहे थे, पर मैंने देखा मोबाइल से वो खेल रहे थे। ठीक है, बड़ी बातें अच्छी अच्छी की गई यहाँ पे, बड़ी जेन्युइन बातें की गई आइंदा इंतखाबात के बारे में और इन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में। हम यहाँ पे बैठ के फैसला कर रहे हैं। ये हक हमें जमहूरियत ने दिया है, वरना ये लोग ऐसे हैं कि हम अगर इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हो तो फिर हमारी हैसियत यहाँ तो इनके वोटर की हो तो यहाँ इनके मुखालिफ की हो। एक बड़े मज़े की बात यहाँ पे की जा रही है कि सब कुछ फ्रॉड है, सब धोखा है। तो इस धोखे में वो लोग पहले भी जहाँ पे थे वहाँ भी धोखा था, वहाँ भी धोखा था। एक जगह पे वो 9 साल हुक्मरानी करके आए और एक जगह पे उन्होंने 3.25 साल हुक्मरानी की, तो वो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा आम आवाम को। तो अगर ये नए दरा बना लेते हैं जिस तरह ये आप यहाँ पे फरमा रहे हैं, ये धोखा करने जा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है?
बाकी रही वोटर, ये पीजे ने बहुत एक तफसील से एक बयान किया, वोटर वहीं पे खड़ा है जहाँ वोटर खड़ा था। अब सवाल है ये जो पार्टी छोड़ के आए हैं उसका वोटर क्या करेगा? उसका वोटर ऐसा कर सकता है जो MKM का वोटर करता है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोटर ने किया, जो पीपल्स पार्टी के वोटर जो पीपल्स पार्टी के वोटर ने किया। तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी, लेकिन ये बात मैं बताया देता हूँ कि वो जो इस पार्टी को ये छोड़ के आए उस पार्टी ने भी कुछ नहीं किया मेरे मुल्क के लिए। उस पार्टी का एजेंडा सिर्फ 2 ख़ानदानों को बुरा कहना, उनके खिलाफ बातें करना, उनको चोर उचक्का बदमाश कहने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक बात की। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो ये सारी सूरत पैदा ना होती। ये जो क्राइसिस डेवलप हुआ, ये क्राइसिस ना पैदा होता अगर उन्होंने जनरली कुछ किया होता। तो मेरा तो इशू वहीं का वहीं है। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, बट व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी आर हेडिंग फॉर? अगर इफ द लिंगयाल इज देयर, कल वो एक पार्टी में था, एक और पार्टी में होगा, एक एक पार्टी में होगा, तो मुझे क्या चेंज नज़र आएगी? तो मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि अगले इंतखाबात से पहले पूरे मुल्क में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवा दिए जाएँ, ताकि एक नई सिचुएशन डेवलप हो, 70-80 हज़ार लोग इलेक्ट हों, और एक जब नया इलेक्शन हो तो उनमें उस 70-80 हज़ार लोगों का जो इलेक्टेड हों उनका भी कोई रोल हो, ताकि हम इन सब लोगों को रिप्लेस कर सकें जिनके खिलाफ हमने इतनी तकरीर की है इस टेबल पे बैठ कर। ठीक है इफ्तिखार साहब, यानी आने वाला वक्त ही के फ्यूचर का तयन करेगा कि इसमें और कौन कौन से लोग शामिल होने जा रहे हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने क्या कहा है। वो कहते हैं कि एहतसाब सबका होगा, कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। इस पर तफसील से बात करेंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। इरफान कादिर साहब ये कह रहे हैं कि अदालत उज़्मा के कुछ जजेस पार्लियामान के फैसलों को नहीं मान रहे, जिसके लिए हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। और एक और केस वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत बगैर किसी कार्रवाई के गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई है। पीजे सर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हम यहाँ बैठ के जज जूरी वो बन गए ना, प्रोसिक्यूशन, ये उनको देने की, ये स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेट द लॉ डिसाइड, लेट इट गेट ऑन विद इट। हाँ जी वो लेंगे भाई, करेंगे, उनका काम ये है। जिसको आपने चार्ज किया है उसने अब आपने आपको डिफेंड करना है, या वो अंदर होगा। तो एक एडवाइज़र अगर इस तरह की कोई बात करता है, दैट्स नॉट द राइट थिंग। इस लगता है कि कोई विच हंट पे, हाँ जी हम ये कर, और भाई आपके पास इदारे पड़े हैं, उनका काम है ये, आपका कोई काम नहीं है कि लोगों को तड़ियाँ दें और ये करेंगे, हाँ जी इदारे करेंगे, ये करेंगे, वो कर, नो लेट। यही तो वजह है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वेदर टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर, वो खुद स्पोक्समैन बन जाते हैं। हम जी ये करेंगे, वो करप्ट है। और भाई जो करप्ट है ना, जो भी है, आपके इदारे कोर्ट्स पड़े हुए, लेट द कोर्ट्स गेट ऑन। हम कोर्ट्स का भी स्पोक्समैन बन जाते हैं, उनके खिलाफ भी बोलते हैं, उनके हक में भी बोलते हैं, एंड इन द एंड जो आम आदमी कहता है ये फिर कोर्ट की कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज यार, यही तो वजह है कि हम आगे जाते नहीं है, हमने खिचड़ी बना दी है, बेइज्जत कर देते हैं। कोर्ट्स चाहते हैं कि हम इलेक्शन करवा लें और बाकी जो 4 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो फिर कोई और आके देख ले। नहीं मुनीसा, उनका कोर्ट्स का काम ही नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम। एग्जैक्टली, यही मैं भी कह रही हूँ। नवीद चौधरी साहब, बात मैं आपकी तरफ लाती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि केसेस भी आपके खिलाफ हों और आप ही उस पर इंसाफ फराहम करने के लिए बैठ जाएं? ऐसा कहाँ होता है दुनिया में, बताएं। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ये एक रोशन मिसाल कायम की है कि अपने ही खिलाफ केसों का खुद ही स्टे दिए जा रहे हैं और उसके पीछे छुप रहे हैं। ये तमाशा बन गया। लेकिन इससे पहले मैं एक सच्चा वाक़या सुना दूँ। मुझे भी चूँकि हफ्ता पहले ही किसी दोस्त ने बताया है, ताज़ा जो है ना मीडिया का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, उस वाले मीडिया का, हम तो मजदूर लोग हैं। तो मेरे साथ एक दोस्त थे चीन में, तो उन्होंने बताया कि मैंने फ़लाँ एंकर से कहा कि यार सूरत हाल बड़ी बदल गई है, लेकिन तुम तो फिर भी उसी तरफ भागते जा रहे हो क्या रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले? कहता जी हमारी तो उन्होंने ड्यूटी लगाई थी तो हम अंधाधुंध भागते गए हैं, वो यू टर्न लेके पीछे हो गए हैं, हमें अब समझ नहीं आ रही। तो यही अदलिया का हाल है। वो इस तरह के फैसले करते जा रहे हैं जिसमें ना आइन का ख्याल है, ना कानून का, ना अदालती रवायात का, ना पार्लियामेंट का, ना इलेक्शन कमीशन का। अब करप्शन के जो केसेस हैं वो इतने मतलब ओपन हैं, जो ऑडियोज पकड़ी गई हैं उसमें फवाद चौधरी का भाई कह रहा है कि ट्रक फलां जज साहब के घर के बाहर खड़ा हुआ है। देखे ना, एक चीफ जस्टिस साहब का बेटा कह रहा है, साबिक चीफ जस्टिस का बेटा, कि एने पैसे पहुँचा दो। 2 के प्रॉपर्टियाँ निकल रही हैं, बेतहाशा को पूछने वाला नहीं है। एक सर्विंग जज जिसका भी नाम मैं नहीं ले रहा, ग्रैंड हयात टावर में उसका केस निकल आया।
दूसरा सर्विंग जज जो है उसकी और उसकी अहलिया की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी पूरे पाकिस्तान में निकले जिसकी हद कोई नहीं है, वो कह रहे हैं हमारा एहतसाब ही नहीं हो सकता, और ऊपर से वो हुकूमत और पार्लियामेंट की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात, या लिख लीजिएगा, इसमें अदालती सहूलतकारी जो की गई है उसके हवाले से भी बहुत सारे शवाहद एस्टैब्लिशमेंट को मिल गई हैं। ठीक है, अब या तो इनको माफ़ी तलाफी मिलेगी तो या इनके खिलाफ केसेस चलेंगे। तो लेकिन ये बात बड़ी बिल्कुल जायज़ है इरफान कादर साहब की कि सबका एहतसाब होना चाहिए। ठीक है इफ्तिखार साहब, नवीद साहब ने भी वही बात की है कि अदलिया हुकूमत और पार्लियामान के कामों में मुदाखलत कर रही है। आप भी यही बात करते हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इदारों को अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। तो फिर क्यों अपनी डोमेन में काम नहीं हो रहा और क्यों अदलिया पार्लियामान के मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है? अफसोस की बात है ना कि जो लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए वो सियासत कर रहे हैं। बस वन ऑफ द रीज़न है ये ना, जुडिशरी को सियासत नहीं करनी चाहिए किसी तौर पर भी। मेरा मुकदमा उनके सामने पड़ा है, उनको जो कानून है उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा पॉलिटिकल एफिलेशन किससे है, मैं किस पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ, मेरे नज़रियात क्या हैं, मैं राइट का हूँ या लेफ्ट का हूँ, इस चीज़ के ऊपर उनको काम नहीं करनी। अब तो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो फ्रीक बन चुके हैं खुद पोलिटिकली, तो ये बड़ा सोचना कि बहरहाल इरफान कादर ने इसमें से कोई बात टच नहीं की। पता नहीं आप उसको ऐसे क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। उसने बड़ी सिंपल बात की है, उसने कहा कि एहतसाब सबका होगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात है। जब तक एहतसाब नहीं होगा करप्शन ख़त्म नहीं होगी, बिल्कुल जेन्युइन बात है। करप्शन के केसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और वो कानून की इजाज़त नहीं, हर कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि करप्शन हो, बिल्कुल सही बात उसने की। उसने कहा कि जजियों की ऑडियो लीक्स के मतलब कमीशन कायम करना पड़ा, ये उसने बात की जो आज उसने दोबारा दोहराई है। इसलिए करना पड़ा कि वो खुद इस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, ठीक है। और अब है कि उसमें शवाहिद वो ऐसे कहते आए हैं कि करप्शन का तासर मिलता है। ये नहीं उसने कहा कि करप्शन मिल गई है, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा करप्शन का तासर मिलता है, इसलिए हम इनको नैब में भी ले जा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट ही हैज सेड। इसमें कोई बुरी बात उसने नहीं कही, मतलब ये जो उसने कहा बिल्कुल सही कहा और दुरुस्त कहा। और अगर ये गलत कहा है तो जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन पर उनके माल और दौलत और बिल्डिंग और प्रॉपर्टी और घर और बार और गैर मुल्की दौरे और उनके पासपोर्ट उस पर जब्त कर लिए जाए और आवाम के आगे पेश करें। यार मैं कहता हूँ क्यों नहीं ये सारी चीज़ें अखबार में इश्तिहार के तौर पर छाप देते 2-2 पेजेस की कि हम इन पर इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, ताकि लेट द पीपल जज। हम ऐसे डिफेंड कर रहे हैं उन लोगों को, कहाँ से पैसा आता है मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे तो समझ नहीं आता कि पैसा कहाँ से आता है। एक ख़ास तनख्वाह है और यकीन करें कि एक ज़माने में मैं इतनी तनख्वाह लेता था जितनी एक जज की तनख्वाह है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जज वाले इख्तियार नहीं और मेरा टेन्योर भी 3 साल का नहीं था, मैंने लंबे अरसे के लिए वो तनख्वाह ली है। तो बिल्कुल अगर ये इस मुल्क में अगर चलना है तो इस पर हमें बिल्कुल कोई रियायत नहीं करती। इफ्तिखार साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं चाहूंगी कि जावेद साहब आप ये बताएं कि जैसा कि फिर इरफान कादर साहब ने कहा है कि एहतसाब सभी का होगा, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं रहेगी, यानी कि अब सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, खा वो जजेस हों या कोई भी। देखो मुनीज़, पाकिस्तान का आज बुनियादी मसला ये है कि हम एक दूसरे के छाबे में मुंह मारते हैं, अपना छाबा और अपना गिरेबान हम नहीं देखते। ठीक है, और यही वो वजह है कि आज पाकिस्तान इस दोराहे पे खड़ा है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, खुल के बात करें ना, चाहे जुडिशरी है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे कोई भी है, बिजनेसमैन है। हमें तनकीद और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे की इंक्वायरी करना याद है इरफान कादर साहब को, जिस तरह आज वो जजेस की कर रहे हैं। क्यों कि उनकी पूछल पर पैर है हुकूमत की। अच्छा, क्यों? उसकी बजाय एक फैसला था जिसके बाद ये लड़ाई शुरू हो गई, और वो फैसला था आपको पता है प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन का। उसके बाद बिल्स भी आने शुरू हो गए कि प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल लाया जाए 184 आएंगे को भी, तो एक सेकंड ना इफ्तिखार साहब, 184(3) को भी तब्दील किया जाए। और मतलब वो मामलात और टेप वाला मामला जिसमें कमीशन है, सवाल ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 6 टेपें थी, क्या पाकिस्तान में ये मसला आ जाए? बुनियादी तौर पे हम अपना गिरेबान नहीं देखते। आज हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो तारीख में कभी नहीं हुआ नैब के जजेस को
हम उनको लेके जाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि अपनी मर्जी का हमारा बेंच बनाओ, हमारी मर्जी के फैसले दो। टोटल रोला ना करे ना, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी ड्रामा कर रहे हैं, वो भी मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और अब ये छुपना चाह रहे हैं, अदलिया को टारगेट करके अपना कोई बयानिया बनाना चाहता है। इसके अलावा अदलिया ने तो आईन ही रेड कर आप दिया। सबका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि एहतसाब सभी का होना रूल ऑफ लॉ से अब कोई भी नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।